एवरीवन, वेलकम बैक टू सायमा एकेडमी। गाइस देखो, जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है इसमें हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर है अपना इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है तो मैंने इसको कंप्लीट कराया हुआ है यहाँ पे यूट्यूब पे, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले टैब में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहले हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो हमारे चैप्टर के अंदर गिवन है इन टेक्स्ट में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखो, प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब क्या है प्योर सब्सटेंस, या अगर सब्सटेंस ही बोले हम, वो मैटर की ऐसी फॉर्म होती है, मैटर की ऐसी फॉर्म जो जिसका केमिकल कंपोजिशन सेम हो। केमिकल कंपोजिशन सेम होने का मतलब है कि वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हुआ हो। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन सेम होने का मतलब है कि पार्टिकल से, जिन पार्टिकल से मिलके हमारा सब्सटेंस बना है वो सेम हो। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो जितना भी वाटर होगा, किसी वाटर को हम प्योर वाटर कब बोलेंगे, जब उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब H2O के ही हों, इसके अलावा और कोई ना हो। अगर कोई भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज होगी वाटर के, तब हम उसको प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे, तब वो हमारा मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ इम्प्योरिटीज मिक्स है। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो बना हो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से, एंड उसको हम किसी और सिंपल सब्सटेंस में फिजिकल मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं, ऐसे मैटर को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे अगर हम बात करें कोई आयरन का पीस लें तो क्या होगा, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे आयरन, Fe होता है आयरन का सिंपल, सबके सब आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, तो वो होगा हमारा प्योर सब्सटेंस। एल्यूमिनियम की बात करें या हमारे कुछ भी हो सकते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स, कोई भी, जैसे हमारा कॉपर है, सोडियम है, पोटेशियम है ना, कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी कंपाउंड हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, HCl है, जिसका केमिकल कंपोजिशन सेम हो, जिसके अंदर एक ही तरह के पार्टिकल्स हो, ऐसे जो हमारे सब्सटेंस है उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। तो डेफिनेशन ये हो जाएगी, दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड कैन नॉट बी ब्रेक इनटू एनी सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। अब H2O है, आप इसको किसी फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से तो कर सकते हैं। और जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमें पता है प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स ये वाले होते हैं जो हमें पीरियोडिक टेबल में नजर आते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जितने भी हैं। और एलिमेंट्स से मिलके बनता है कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट को तो हम किसी और सब्सटेंस में ब्रेक कर ही नहीं सकते, कंपाउंड को कर सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से नहीं। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो गाइस हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। यहाँ पे हमें होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखो, फर्स्ट तो क्या होता है कि जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है कि जो मिक्सचर है हमारा, पूरे के पूरे मिक्सचर का टेस्ट भी सेम होगा और दिखने में भी वो सेम होगा। ठीक है, होमो का मतलब ही सेम होता है और जीनस का फेज, तो जिसका सेम फेज है पूरे मिक्सचर का, इस तरह के फेज को बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और उनको कहेंगे हम होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, हेटेरोजेनस के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता। अब अगर बात करें विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब देखो हम पहले एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे टी की बात कर रहे हैं, टी को, ये हमारा होमोजेनस मिक्सचर है, क्यों है? सबसे पहली बात तो इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। आप एक कप टी में से कहीं से भी एक सिप लेंगे, आपको टेस्ट सेम लगेगा पूरी टी का। दिखने में आपको जैसे टी का कलर एक जगह से है पूरा दिखेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपको टी लीव्स का जो कलर है वो डार्क दिख रहा है, कहीं पे लाइट दिख रहा है। पूरी टी का सेम कलर होगा और सेम ही उसका टेस्ट होगा। तो इस तरह के कंपोजिशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और विजिबल बाउंड्रीज का मतलब है कि टी के अंदर जितने भी कंपोनेंट है, मिल्क है, वाटर है, शुगर, टी लीव्स है, हमें उनको, वो टी में जब टी तैयार हो जाती है हमको कहीं भी नजर नहीं आते कि इसमें कहाँ पे शुगर है, कहाँ पे मिल्क और वाटर है।
तो जहाँ पे हमें कंस्टिट्यूएंट्स की बाउंड्रीज विजिबल नहीं हो रही हैं वो भी आएगा होमोजेनस मिक्सचर में। इसके जस्ट ऑपोजिट हेट्रोजेनस मिक्सचर का अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे हम मिल्क की बात करें, जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो हमें बाउंड्रीज उनकी साफ दिखती हैं, जो फैट है वो अलग रहता है और जो वाटर वाला कंपोनेंट है वो अलग रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है और ना ही इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो भी मतलब विजिबल हैं, इनकी बाउंड्रीज को देखा जा सकता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। इसके अंदर हम क्लियर दिखता है कहाँ पे सैंड है कहाँ पे वाटर है ना। तो इस तरह की जहाँ पे बाउंड्रीज विजिबल हैं उस तरह का जो मिक्सचर है वो आएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर में। होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं जो उनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं साइज में कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं उनके पार्टिकल्स को यूजुअली देख सकते हैं नेकेड आई से। देखो हेट्रोजेनस में आते हैं दो तरह के मिक्सचर्स, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। इनमें से जो कोलॉइड्स हैं इनके पार्टिकल्स को तो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नेकेड आई से देखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूजुअली आया है, ठीक है। जबकि जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं इनके अंदर आते हैं सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस। उनके पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज तो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। और कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज होता है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तो इस वजह से सस्पेंशन को नेकेड आई से देख सकते हैं, कोलॉइड्स को नहीं देख सकते और सॉल्यूशंस को भी नहीं देख सकते। ये था इनके बीच में डिफरेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमें इन तीनों में यहाँ पे डिफरेंस करना है। देखो सोल क्या होता है, ये एक तरह का कोलॉइड होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं लिक्विड मीडियम में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस पूछा है। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, सॉल्यूशन होते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स, कोलॉइड होते हैं हेट्रोजेनस एंड सस्पेंशन भी हेट्रोजेनस होते हैं। पार्टिकल साइज की बात करें तो सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, जिसे कि भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है ना। और कोलॉइड के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है, एंड जो सस्पेंशन का साइज है पार्टिकल्स का, उनका डायमीटर होता है 100 नैनोमीटर से ज्यादा, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। फिर अगर बात करें जो सॉल्यूशन है, जब इनसे हम किसी लाइट को पास करते हैं तो ये लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करते, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। दैट मीन्स ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, है ना। ये लाइट के स्कैटर करने को ही किसी मिक्सचर के टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करते, दैट मीन्स दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड की बात करें तो ये लाइट के बीम को स्कैटर करते हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। तो कोलॉइड के पार्टिकल का साइज काफी इनसे बड़ा होता है, सॉल्यूशन से इतना बड़ा होता है कि ये लाइट को स्कैटर कर सके। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज इन दोनों के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है, इसलिए ये भी लाइट को स्कैटर करते हैं। अब बात करें स्टेबिलिटी की, सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मतलब है अगर आप किसी सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, उसको छेड़ोगे नहीं, तो उसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे बॉटम में कंटेनर की। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है जिसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते बॉटम में, वो बोलेंगे उसको कि वो स्टेबल है। सेम ऐसे कोलॉइड में, कोलॉइड्स के भी पार्टिकल्स होते हैं वो भी सेटल डाउन नहीं होते, तो इसका मतलब वो भी स्टेबल है। पर सस्पेंशन है, आप जो सैंड और वाटर का मिक्सचर है उसको कुछ टाइम के लिए आप ऐसे ही रख दोगे तो सैंड के पार्टिकल्स है वो कंटेनर के बॉटम में सेट हो जाएंगे। इस तरह का जो मिक्सचर है उसको बोलेंगे अनस्टेबल। ये भी पार्टिकल के साइज की वजह से ही होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, ये इतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते, इनके पार्टिकल का साइज छोटा होता है। अब अगर बात करें फिर अगेन पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगा कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। फिल्टरेशन मेथड से हम इनके जो कंपोनेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स आना चाहिए था, इनके कंपोनेंट्स को फिल्टरेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे ही जो कोलॉइड है उनके भी जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी फिल्टरेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते।
पर सस्पेंशन को कर सकते हैं फिल्टरेशन मेथड से सेपरेट। कैसे? हम फिल्टर पेपर लगाएंगे और जैसे हमारा चॉक या वाटर का मिक्सचर, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर, ऐसा कोई भी सस्पेंशन है उसको उसमें डालेंगे फिल्टर पेपर में, तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो तो नीचे आ जाएगा और जो हमारा सॉलिड पार्ट है, सैंड है या चॉक है, वो ऊपर फिल्टर पेपर में बच जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको फिल्ट्रेट कर सकते हैं पर कॉलेट, जैसे मिल्क है उसको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट करके फैट अलग और वाटर अलग नहीं कर सकते, है ना। तो ये था इनका डिफरेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन इज टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम वाटर में इतने टेम्परेचर पे। तो हमें इस टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन बतानी है इसकी। तो देखो हमारे पास जब सोल्यूट का अमाउंट गिवन होता है ग्राम में एंड जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट है उसका मास गिवन होता है ग्राम में, तब हम लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला कंसंट्रेशन निकालने के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, सोल्यूट क्या है? देखो वाटर में डिसॉल्व किया गया है सोडियम क्लोराइड को, तो वाटर सॉल्वेंट है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूट है। तो सोल्यूट का अमाउंट कितना है? 36 ग्राम है एंड सॉल्वेंट का कितना है? 100 ग्राम है। हमारे पास फॉर्मूले में क्या है? सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूशन का मास। हमें सोल्यूशन का मास चाहिए, सोल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करेंगे? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन इक्वल होता है सोल्यूट के प्लस सॉल्वेंट के, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलके सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे इन दोनों के मास को मिक्स करके हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ गया। अब यहाँ पे रख के फॉर्मूले में हम आराम से निकाल सकते हैं। सोल्यूट का मास कितना है? 36 ग्राम है, सॉल्यूशन का 136 है इंटू 100। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये ऊपर आ जाएगा 3600 अपॉन 136। 136 से 3600 को डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 26.47%। ये कंसंट्रेशन आ गई इस सॉल्यूशन की, जो हमारा बनेगा इसी कंसंट्रेशन आ गई इस टेम्परेचर पे 26.47%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज how will you separate a mixture containing kerosene and petrol which are miscible with each other? ब्रैकेट में दिया हुआ है difference in their boiling point is more than 25 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोल और केरोसिन है, अगर वो मिसिबल है मतलब डिजोल्व हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली, और उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का है, तो हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे? देखो ऐसे लिक्विड जो मिसिबल होते हैं, मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन मेथड। उन मिसिबल लिक्विड को जिनके टेम्परेचर में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, ठीक है, जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है डिफरेंस, उन वाले मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बट क्योंकि यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है डिफरेंस, तो यहाँ पे करेंगे डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है कि एक फ्लास्क होता है, उसके अंदर हम मिक्सचर लेते हैं एंड उसके साथ हम थर्मामीटर एंड कंडेंसर अटैच करते हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वेपराइज हो जाता है और कंडेंस हो जाता है, हम उसको अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से करते हैं डिस्टिलेशन मेथड में। ठीक है, फिर है बात नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। बटर कर्ड से बटर को कैसे सेपरेट करते हैं? इस मेथड को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में हम उन मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिनके पार्टिकल साइज इतने स्मॉल होते हैं कि उनको फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर है उसको स्पिन किया जाता है काफी हाई स्पीड पे, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इसको सेपरेट करने का मेथड है इवेपोरेशन। बहुत सिंपल है ये, तो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट हमारा सॉलिड फॉर्म में बच जाता है। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कैम्फर क्या है? जो ऐसा हमारा सब्सटेंस है जो सब्लिमाइज हो जाता है, और सॉल्ट सॉलिड है, सब्लिमाइज नहीं होता है ना, मतलब ये पहले। ठीक है, तो जो कैम्फर है हम इसको सॉल्ट से सेपरेट करना है तो हम इसको करेंगे सब्लिमेशन से, उसको सब्लिमाइज करा के अलग से सेपरेट कर लेते हैं, सब्लिमेशन, और सॉल्ट अलग रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of mixtures are separated by the technique of crystallization? That means crystallization से हम किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं? देखो
Crystallization technique is used to separate a pure solid in the form of crystal from its solution. जब हम सॉल्यूशन से कोई सॉलिड ऑब्टेन करते हैं देन हमें उसके प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन करने हैं, ठीक है, प्योर फॉर्म में चाहिए हमको वो सॉलिड, तब हम यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को। जैसे कि जब हम जो सॉल्ट है, सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है, उसको हम इवेपोरेशन मेथड से सेपरेट कर लेते हैं, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, हमारे पास सॉल्ट बच जाता है, फिर इस सॉल्ट को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड को, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है, मतलब इसमें क्या करेंगे, वाटर डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको स्लोली इवेपोरेट करते हैं। तो जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब उसके अंदर वाटर कम बचता है और सॉल्ट ज्यादा बचता है, तो उसको छोड़ देते हैं कूल डाउन होने के लिए, ठीक है। तो कूल डाउन होने के बाद जो सॉल्ट है उसके क्रिस्टल्स बॉटम में हमको मिल जाते हैं प्योर फॉर्म में, और जो इम्प्यूरिटीज है वो अलग हो जाती हैं, जिसको हम फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड किन सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं, प्योर फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में किसी सॉलिड को ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। हमें इन सब में बताना है जो चेंजेस हो रहे हैं केमिकल है या फिजिकल है। फर्स्ट है कटिंग ऑफ ट्रीज। तो बताओ कटिंग ऑफ ट्री, ट्री को कट करना फिजिकल चेंज होगा या केमिकल? हमें देखने पे लगता है ये फिजिकल चेंज है, बट ये एक्चुअली में केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्यों है? जब हम किसी ट्री को कट कर देंगे तो उसके बाद तो ट्री की जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी या जो भी कुछ उसके अंदर हो रहा था, वो सब स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो इसका, और ये परमानेंट चेंज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कटिंग करने के बाद फिर दोबारा से ट्री बना देंगे। तो जो कटिंग ऑफ ट्री है ये इस वजह से केमिकल चेंज होगा, इसके लिए लिख रही हूँ मैं CC, केमिकल चेंज, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मेल्ट कर रहे हैं, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। जब उसको हम कुछ देर के लिए छोड़ेंगे या कूल करेंगे फिर से वो वापस से सॉलिड में चेंज हो जाएगा, तो ये कैसा है, फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, रस्टिंग ऑफ एल्मीरा क्या है, रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तभी तो रस्टिंग होती है ना। तो रस्टिंग ऑफ एल्मीरा क्या है, परमानेंट चेंज है, तो ये केमिकल चेंज होगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। स्टीम को कंडेंस करेंगे वापस से वाटर बन जाएगा, तो ये कैसा है, फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर एक क्या है, कंपाउंड है। जब हम कंपाउंड को किसी फिजिकल मेथड से तो उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बट केमिकल मेथड से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करके। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे जिससे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, तो ये भी हमारा केमिकल चेंज होगा। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, फिर से वाटर अलग हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट हमें मिल जाएगा, तो पहले जैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं नया हो रहा है, तो ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। देखो हालांकि ऐसा नहीं है कि सैलेड से वापस से तुम फ्रूट्स बना दोगे, बट क्या है, कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हो रहा है ना, सिर्फ हमने उनको मिक्स किया है कि बिना किसी डेफिनेट अमाउंट के, है ना। तो ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है बर्निंग, तो पेपर एंड वुड की बर्निंग होगी, वो परमानेंट चेंज है, तो इसलिए ये होगा हमारा केमिकल चेंज। देखो अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो तो थे जो चैप्टर के अंदर से होते हैं, अब है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो चैप्टर के लास्ट में दिए हुए होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे नीचे जितनी भी प्रोसेस लिखी हुई है हमें इन सभी लिए सेपरेशन टेक्निक बतानी है, मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, जो सॉल्ट हम यूज करते हैं किचन में। तो अगर वो वाटर में मिक्स है उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, इसका है इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन से कैसे करते हैं, जिसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट बच जाता है हमारे वेसल में, ठीक है। नेक्स्ट बात है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ऐसा मिक्सचर है हमारे पास जिसमें सोडियम क्लोराइड दैट मीन सॉल्ट है एंड अमोनियम क्लोराइड, उसको कैसे सेपरेट करेंगे। देखो अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेबल है, मतलब इसका सब्लिमेशन हो
जाता है, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है ना। तो इस तरह का अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसमें एक सब्लिमेबल कंपोनेंट है और दूसरा नॉन सब्लिमेबल है जैसे सोडियम क्लोराइड, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। ऑयल में अगर मेटल के पीसीज हैं तो उनको हम क्या तो फिल्टरेशन से सेपरेट कर लेंगे, या अगर ज़्यादा ही फाइन पार्टिकल्स हैं मेटल के तो सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्टरेशन में इतना डिफरेंस है कि फिल्टरेशन में जो पार्टिकल्स बड़े होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं और जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसमें स्मॉल पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। बटर फ्रॉम कर्ड, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करते हैं। जो मशीन होती है उसको बहुत हाई स्पीड पे स्पिन करते हैं तो जो फैट है वो अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। ऑयल फ्रॉम वाटर, कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड हो, मतलब जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, जैसे ऑयल एंड वाटर, इनको सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है ये दोनों लिक्विड अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं लेयर्स में। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, फ्लावर पेटल से डिफरेंट पिगमेंट मतलब अलग अलग कलर्स को कैसे सेपरेट करेंगे, तो कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने का मेथड होता है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, टी लीव्स फ्रॉम टी, इट्स वेरी सिंपल, फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट करते हैं टी लीव्स को। नेक्स्ट है आयरन पिगमेंट फ्रॉम सैंड। देखो हम सबको पता है कि जो आयरन है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, मैग्नेट से चिपक जाती है, तो आयरन को तो कहीं से भी सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। तो व्हीट ग्रेन को हस्क से सेपरेट करने का मेथड है विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है कि आप इस तरह से करते हैं कि जो हस्क होता है वो तो लाइट वेट होता है, जो ग्रेन होते हैं वो हैवी होते हैं, तो जब हम उसको एयर की प्रेजेंस में एयर ब्लो होती है तो उस वहाँ पे अप्लाई करते हैं ग्रेन और हस्क को इस तरह से लेके हिलाएंगे तो जो हस्क है वो सेपरेट होकर दूर जाके गिरेगा हवा के साथ और जो ग्रेन है वो पास रहेगा, मतलब नजदीक गिरेगा, और जो हस्क है वो दूर जाके गिरेगा। विनोइंग प्रोसेस ये होती है, आपने देखा भी होगा फील्ड्स में किस तरह से फार्मर करते हैं ये। नेक्स्ट है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। देखो फाइन पार्टिकल्स कहीं पे भी हों, वाटर में होंगे, मिल्क में होंगे, कहीं पे भी जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हमेशा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही यूज करेंगे। Next question is, write the steps you would use for making tea. Use the word solution, solvent, solute, dissolve, insoluble, soluble. मतलब क्या है, हमें टी मेकिंग की प्रोसेस लिखनी है, स्टेप्स लिखने हैं और उन सबको इन टर्म्स को यूज करना है। उन सब के अंदर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टी बनाना। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले क्या कहते हैं, वाटर लेते हैं, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट। ठीक है, फिर उस सॉल्वेंट को बॉईल करते हैं, दैट मीन्स वाटर को बॉईल करते हैं, है ना। अब टी तो बनानी सभी को आती होगी और नहीं आती तो अभी सीख लो। ठीक है, अब उसको बॉईल करने के टाइम पे जब हम उसको हीट कर रहे होते हैं उसी टाइम पे उसमें मिल्क एंड टी लीव्स ऐड करते हैं एज अ सॉल्यूट, क्योंकि वाटर के अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं इसलिए वाटर सॉल्वेंट है और मिल्क एंड टी लीव्स को ऐड किया जा रहा है इसलिए वो सॉल्यूट है। तो जब सॉल्यूट को ऐड कर दिया सॉल्वेंट के अंदर, उससे क्या हो गया, सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, सॉल्यूशन बन गया हमारा। फिर इस सॉल्यूशन को हीट हो गया, बॉईल कर लिया, उस सॉल्यूशन को स्ट्रेनर में डाल देते हैं, मतलब उसको छानते हैं। ठीक है, तो जो इनसॉल्यूबल पार्ट है टी लीव्स का वो वाला तो रह जाएगा ऊपर स्ट्रेनर के एज अ रेजिड्यू, और जो सॉल्यूबल पार्ट है मतलब जो आराम से सारा डिसॉल्व हो गया वो आ जाएगा हमारे कप में नीचे एज अ फिल्ट्रेट, उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। उस फिल्ट्रेट के अंदर शुगर ऐड की जाती है जो कि डिसॉल्व हो जाती है टी के अंदर। ठीक है, इस तरीके से इतना सिंपल हो गई हमारी टी की प्रोसेस, सारी टर्म भी यूज हो गई। सबसे पहले वाटर लिया एज अ सॉल्वेंट, उसमें उसको फिर हीट किया, एज अ सॉल्यूट टी लीव्स एंड मिल्क ऐड किया, फिर उस सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, उस सॉल्यूशन को स्ट्रेन किया, स्ट्रेन के बाद जो इनसॉल्यूबल पार्ट था वो एज अ रेजिड्यू ऊपर रह जाएगा, जो फिल्ट्रेट है वो नीचे आएगा, उस फिल्ट्रेट में शुगर ऐड कर देंगे जो कि उसमें सॉल्यूबल है यानी डिसॉल्व हो जाती है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये काफी लेंथी क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने सिर्फ डेटा लिखा है। क्वेश्चन इस तरीके से है, प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 3 different substances at different temperature
एंड कलेक्टेड द डेटा एज गिवन बिलो। कोई लड़की है, उसने इन सब अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पे चेक की है और ये डेटा तैयार किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेबल्स दिए गए हैं इसके अंदर जितनी भी सॉल्युबिलिटी चेक की गई है ये 100 ग्राम वाटर में की गई है। उसके बाद हमें इनके इसको देख के टेबल के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है इसमें कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin। मतलब 313 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी है जो यहाँ पे 62 दे रखी है। ठीक है, मतलब 62 ग्राम जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं हम 313 केल्विन पे। तो इसमें बोला हुआ कि इसी टेम्परेचर पे 50 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम नाइट्रेट हमको ऐड करना होगा। तो सिंपल बात है, अगर 100 ग्राम वाटर में हम 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ऐड कर पा रहे हैं, सोल्यूबल हो जा रही है, तो 50 ग्राम वाटर होगा। अगर वाटर का अमाउंट हाफ करेंगे तो सबसे जो हमारा सोल्यूट है उसका भी अमाउंट हाफ हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है 50 ग्राम वाटर में सोल्यूबल अगर हमें एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है पोटेशियम नाइट्रेट का, तो जो ये अमाउंट है इसका हाफ अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 62 है तो कितना हमें चाहिएगा, 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट चाहिएगा यहाँ पे हमें। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब बात आ रही है पोटेशियम क्लोराइड की, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती है 353 केल्विन पे एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, और उसके बाद सॉल्यूशन को कूल करने के लिए छोड़ देती है रूम टेम्परेचर पे। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल। जब सॉल्यूशन कूल होगा तो क्या होगा, देखो हम सबको पता है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो जब टेम्परेचर कूल हो रहा है, कम हो रहा है मतलब, तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो पोटेशियम क्लोराइड है उसके कुछ क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाएंगे वाटर से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड will be separate out from water। सारे नहीं होंगे बट कुछ क्रिस्टल उससे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। 393 केल्विन पे 293 केल्विन पे हमें हर एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बतानी है। बस क्लियर यहीं से दिख रहा है टेबल से, इसकी 32 है पोटेशियम नाइट्रेट की, सोडियम ये है 293 केल्विन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की 36 है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 है, अमोनियम क्लोराइड की 37 है ना। मतलब इतने ग्राम, हम अगर अमोनियम क्लोराइड की बात करें, इतने ग्राम अमोनियम क्लोराइड को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर पाएंगे इस टेम्परेचर पे। तो किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है अमोनियम क्लोराइड की सबसे ज्यादा। अमोनियम क्लोराइड को हम इसके अंदर डिसॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डी क्वेश्चन, उसमें बोला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी बताया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, है ना। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। हमको ये चीज एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट में दिया हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब हम किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट ऐड कर रहे हैं और उसे बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए जब हम और ज्यादा सोल्यूट का अमाउंट इंक्रीज ना कर पाए, डिसॉल्व ना कर पाए उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब है नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। देखो क्या है, अगर आप जैसे वाटर के अंदर शुगर मिक्स कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, तो आप
करते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप और ज्यादा शुगर ऐड नहीं कर पाओगे उसमें। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो एक गिवन टेम्परेचर पे जब और ज्यादा सोल्यूट आप ऐड नहीं कर पाते, डिसॉल्व नहीं कर पाते, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एग्जांपल देख लो, अगर कोई 100 ग्राम सॉल्वेंट है, सपोज कर लो वाटर है, इसके अंदर आप मैक्सिमम 20 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व कर पा रहे हो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इतना आपने टेम्परेचर रखा हुआ है और आप 20 ग्राम से ज्यादा सोल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे कि दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो हमें एक्सप्लेन करना है, इसमें दिया है नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस। ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था एग्जांपल के साथ, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देन है कोलॉइड एंड सस्पेंशन, वो भी हमने जहाँ पे सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड का डिफरेंस किया था वहाँ पे देखा था। तो बार बार एक ही चीज को लिखवाने से कोई फायदा तो है नहीं, वही चीज वहाँ पे होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक है, इसलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजेनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब देखो हमें बताना कौन होमोजेनस है कौन हेट्रोजीनस है। तो सोडा वाटर है, इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है तो ये होगा होमोजेनस। ठीक है। वुड है, वुड होमोजेनस मिक्सचर नहीं होगा क्योंकि उसका जो क्या है मिक्स कंपोजिशन तो होगा होमोजेनस ही, लेकिन उसके पार्टिकल इतने ज्यादा स्मॉल नहीं होते। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वुड कैसा है, हेट्रोजीनस, ना ही ये एक ही। ठीक है, मतलब ये बोलोगे कि ये इसका जो पार्टिकल्स हैं उनको हम नेकेड आई से इतने देख भी सकते हैं और ये होमोजेनस में नहीं, वुड हेट्रोजीनस में आएगा। नेक्स्ट बात आती है एयर की। एयर क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर। सब गैसेस का ऐसा मिक्सचर है जिनका कंपोजिशन सेम है। सॉइल, सॉइल क्या होगा, हेट्रोजेनस। सॉइल में तो पता नहीं क्या क्या मिक्स होता है ना, और कंपोजिशन भी देखो सॉइल का कितना नॉन यूनिफॉर्म होता है। विनेगर होमोजेनस होगा, सेम कंपोजिशन होता है। फिल्टर टी भी होमोजेनस होगी। ठीक है, बस जो वुड है एंड सॉइल है ये हेट्रोजेनस होंगे, बाकी सब इसमें होमोजेनस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। मतलब अगर हमारे पास कलरलेस लिक्विड है, देखने में तो वो वाटर ही लगेगा, वो कुछ और भी अल्कोहल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वाटर है। तो देखो जितने भी कंपाउंड होते हैं, प्योर कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस है, सबका फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ऐसे ही वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हमें कोई अननोन कलरलेस लिक्विड दिया है, हम उसको बॉईल करेंगे, अगर एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल हो जाता है तो वो प्योर वाटर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। दैट मीन्स इनमें से कौन प्योर सब्सटेंस है। आइस, आइस वाटर है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस होगा। मिल्क, मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है क्योंकि ये तो एक कोलॉइडल मिक्सचर है जिसके अंदर फैट एंड प्रोटीन सब कुछ होता है, ये नहीं होगा। आयरन, आयरन के अंदर सारे आयरन के एलिमेंट होंगे तो आयरन प्योर सब्सटेंस होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कंपाउंड है जिसमें होता है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ये प्योर सब्सटेंस आएगा। एलिमेंट और मेटल हो, एलिमेंट एंड कंपाउंड जो होंगे वो प्योर सब्सटेंस होंगे एंड जो मिक्सचर होंगे वो इम्प्योर सब्सटेंस होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है, ये भी प्योर सब्सटेंस होगा। मरकरी एलिमेंट है, ये प्योर सब्सटेंस है। ब्रिक नहीं है, ब्रिक तो मिक्सचर है ना, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। वुड भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। एयर भी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ये भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। इनमें हमें बताना सॉल्यूशन कौन सा है, मतलब हमें इसके अंदर बताना है होमोजेनस मिक्सचर कौन सा है। तो सॉइल होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। सी वाटर होमोजेनस मिक्सचर है ना, सारे का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होंगे। एयर, एयर भी एक क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। कोल होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। सोडा वाटर भी होमोजेनस मिक्सचर है, मतलब सी वाटर, एयर एंड जो सोडा वाटर है ये सॉल्यूशन है, सॉइल एंड कोल सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा। देखो जो होमोजेनस मिक्सचर है वो शो नहीं करेंगे, जो हेट्रोजेनस है वो करेंगे। तो सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है, ये नहीं करेगा शो। मिल्क हेट्रोजेनस है, कोलॉइड है, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होमोजेनस है तो ये भी शो नहीं करेगा। स्टार्च सॉल्यूशन कोलॉइड है, दैट मीन्स हेट्रोजेनस है, ये करेगा। ठीक है।
नेक्स्ट है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। हमें इन सबको इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। देखो एलिमेंट्स वो होते हैं जो बेसिक फॉर्म है किसी भी मैटर की और जो हमें पीरियोडिक टेबल में दिखाई देती है, ठीक है। एलिमेंट के डेफिनेट कॉम्बिनेशन से मिलके जो बनता है वो कंपाउंड है और प्योर सब्सटेंस से मिलके जो बनता है वो मिक्सचर है। तो सोडियम एलिमेंट होगा। अभी पहले एलिमेंट देते हैं, सिल्वर भी एलिमेंट होगा, सिलिकॉन एलिमेंट होगा एंड इसके अंदर और एलिमेंट होगा टिन, ये एलिमेंट है। अब कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड एक तो होगा कैल्शियम कार्बोनेट, एक होगा मीथेन CH4, मीथेन गैस होती है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड होगा। एंड अब बात है मिक्सचर की, सॉइल भी मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन भी मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है, कोल मिक्सचर है, सोप भी मिक्सचर है एंड ब्लड भी मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इनमें केमिकल चेंजेस बताने हैं। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट ऑब्वियस सी बात है केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, देखो आयरन फिलिंग को सैंड के साथ मिक्स कर दिया हमने उठा के, ऐसे हम वापस से उनको अलग भी कर सकते हैं, तो ये केमिकल चेंज नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड ऑब्वियस सी बात है, पूरी तरीके से हीट देते हैं, रिएक्शन होती है सारी, तभी तो फूड कुक होता है, तो ये केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है और वहाँ पे रिएक्शंस होती हैं, तब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। फ्रीज करेंगे वाटर को, फिर वापस से मेल्ट करके वाटर बन सकता है, फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगा, तो ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, इसके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।